तो वेलकम इन ए न्यू क्लास। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं फर्टिलाइजेशन और उसके बाद के इवेंट्स को। स्पर्म और ओवम आपस में जब मिलता है, शुक्राणु और अंडाणु, तो उसके बाद कई सारे इवेंट्स होते हैं, कई सारी प्रोसेसेस होती हैं जिसके बाद बच्चा पैदा होता है। 9 मंथ की जो साइकिल है वो पूरी की पूरी चलती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये है, वैसे तो ओवम कहेंगे इसे, लेकिन शुद्ध रूप से अगर हम कहें तो ये है सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte है। कैसे? जब हमने oogenesis पढ़ाया था, पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं, तो oogenesis में क्या हुआ था कि जब फर्स्ट मियोसिस हुआ था, फर्स्ट मियोसिस में फर्स्ट पोलर बॉडी बनी, एक पोलर बॉडी और एक सेकेंडरी oocyte बना। ये वही सेकेंडरी oocyte है। अब ये सेकेंडरी oocyte, ये जो ओवरी है उससे बाहर निकलता है 12वें दिन लगभग, जिसे हम अंडोत्सर्ग कहते हैं, ओव्यूलेशन। और ये आगे बढ़ते बढ़ते इन्फंडिबुलम, एम्पुला और स्थमस, यानी एम्पुला और स्थमस के बीच में, जिसे एम्पुलरी स्तमिक जंक्शन बोलते हैं, वहां पर पहुंच जाता है ये एग, और यहां पर वेट करता है कुछ समय के लिए। तब तक अगर कॉपुलेशन हो गया, सेक्स हो गया अनप्रोटेक्टेड, तो जो स्पर्म्स हैं वो यहां से ऊपर की तरफ ट्रेवल करना शुरू कर देते हैं, और ट्रेवल करते करते एम्पुलरी स्तमिक जंक्शन तक पहुंचते हैं स्पर्म्स, और स्पर्म्स इसके अंदर एंट्री करने की कोशिश करते हैं, और केवल एक स्पर्म इसके अंदर एंट्री कर पाता है। वो अपने एक्रोसोम से जो प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, प्रोटीनेशियस एंजाइम्स, उससे इसकी बाहर जो लेयर है, सबसे बाहर कोरोना रेडिएटा, फिर जोना पेलुसिडा, फिर बीच की जो इन दोनों के वह है इंटरवाइटलाइन स्पेस, इन सबको भेद कर अंदर एंट्री करता है और अपने न्यूक्लियस को यहां भेजता है। लेकिन इन दोनों के मिलने से पहले, यानी फर्टिलाइजेशन होने से पहले, किस किस के, एक तो ओवम का न्यूक्लियस और स्पर्म का न्यूक्लियस, इन दोनों के मिलने से पहले ये वाली प्रोसेस आगे बढ़ जाती है। फर्स्ट मियोसिस यहां हुआ था, अब इस सेकेंडरी oocyte का सेकेंड मियोसिस हो जाता है। इस सेकेंडरी oocyte का सेकेंडरी मियोसिस होता है, तो इससे क्या बनता है, सेकेंड पोलर बॉडी और ओवम। तो इस सेकेंडरी oocyte से ओवम बन जाता है। ये सेकेंड पोलर बॉडी तो किसी काम की नहीं है, लेकिन जो ये ओवम है इसमें ये कन्वर्ट हो जाता है, यानी सेकेंडरी मियोसिस यहां पर होती है। हालांकि इसको भी ओवम ही कहेंगे हम, लेकिन ये सेकेंडरी मियोसिस के बाद फर्टिलाइजेशन होगा, फिर ये दोनों आपस में मिलेंगे, एक बन जाएंगे। दोनों न्यूक्लियस के जो क्रोमोसोम्स हैं, 23 ये लाया, 23 ये लाया, तो आपस में मिल जाएंगे, और उसके बाद ये आगे जाइगोट बनाएंगे। सबसे पहले एक ही न्यूक्लियस बन जाएगा 2n वाला, और वो जाइगोट फिर डिवाइड होगा, पहले 2 सेल में, फिर 4 सेल में, फिर 8 सेल में, फिर 16 सेल में, ऐसे ये डिवाइड आगे होता रहेगा। और 16 सेल्ड स्टेज तक इसे हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टोमर्स। ठीक है, अलग अलग स्टेज, यहां 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 यहां, ये यहां तक ब्लास्टोमर ही कहलाएंगे। और 8 सेल्ड वाला ब्लास्टोमर मोरुला कहलाता है। 8 कोशिकीय ब्लास्टोमर क्या कहलाता है, मोरुला। और फिर और ज्यादा डिवाइड ये होते हैं तो फिर ये ब्लास्टोसिस्ट अवस्था में आता है। ये देखिए, ये है ब्लास्टोसिस्ट अवस्था। ब्लास्टोसिस्ट अवस्था में जो ये सेल्स हैं, सेल मास जो इसमें पूरा बना है, ये बहुत सारे सेल्स, नंबर ऑफ सेल्स, ये 2 ग्रुप में डिवाइड हो जाते हैं, 2 लेयर्स में डिवाइड हो जाते हैं। एक होती है आउटर, जिसे ट्रोपोब्लास्ट बोलते हैं, और एक होती है इनर, जिसे बोलते हैं इनर सेल मास। ठीक हो गया। अब ये जो आउटर ट्रोपोब्लास्ट है और इनर सेल मास है, इसमें आगे एक्टिविटीज होती है। जो ये ट्रोपोब्लास्ट है बाहर की, वो तो चिपक जाती है इस यूटेरस की दीवार से, ये चिपक गया है, यहां पर धस गया ना थोड़ा, और जो यूटेरस की वॉल है ये इसको और ज्यादा धसा देती है, अंदर की तरफ इसे पकड़ लेती है, इसकी और इसके जो कनेक्शंस हैं वो ज्यादा स्ट्रांग बनते जाते हैं। किसकी वजह से?
इससे जो कॉर्पस ल्यूटियम से जो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन निकल रहे हैं उनसे, समझ रहे? ओवरी में कॉर्पस ल्यूटियम होता है ना, उसमें निकलते हैं एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन, और उसकी मदद से और ज्यादा कनेक्शन अच्छे से कर पाता है। इस टाइम पीरियड में अगर पिल्स, हार्मोनल पिल्स या कुछ दूसरी ऐसी चीजें, दवाइयां वगैरह ले ली, तो ये यहाँ पर इम्प्लांटेशन नहीं होगा और ये बाहर चला जाएगा वेजाइना के। ये इंप्लीकेशंस क्रिएट करता है जब पिल्स वगैरह ली जाती है, और फ्यूचर में कई सारी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है, जिसे हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर। तो अब इसके बाद क्या क्या होता है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। इस स्लाइड में आप देख सकते हैं ये एक ब्लास्टोसिस्ट है, ठीक है। ये ब्लास्टोसिस्ट इस एंडोमेट्रियम से जुड़ा हुआ है। एंडोमेट्रियम क्या है? यूटेरस की वॉल है, इनर वॉल, ठीक है, जो ये गुलाबी कलर की दिख रही है आपको। और यहां पर ये जो इनर स्ट्रक्चर है उसमें बाहर से, ये तो है ट्रोपोब्लास्ट, ये है ट्रोपोब्लास्ट, TROPHO होना चाहिए, F लिखा है, जो इससे जुड़ी हुई है। ये ट्रोपोब्लास्ट कनेक्शन बना रही है, देखिए ये ब्लड जैसा दिख रहा है ना, ये ब्लड कैपिलरीज यहां से आ रही हैं यूटेरस की एंडोमेट्रियम से और इससे जुड़ जाएंगी। यहाँ पर यूटेरस की जो एंडोमेट्रियम है जो मोटी हुई है बहुत, आपने मेनेस्ट्रल साइकिल वाले चित्र में देखा था ना, ये बहुत मोटी हो जाती है, इसीलिए ये चिपकता है यहाँ पे। तो यहाँ पर ये जो ब्लड कैपिलरीज बनी हुई थी जो मेनेस्ट्रल साइकिल में तो बाहर निकल जाती है, लेकिन यहाँ पर प्रेगनेंसी होने पर ये इससे चिपक जाती है, ठीक है। ये जो ब्लड है वो इससे कनेक्शन बनाना शुरू कर देता है, इस लेयर, ये ऐसी लेयर भी बनाता है जो बाद में क्या बनेगा? प्लेसेंटा बनेगा। और इसका जो इनर सेल मास है, बीच वाला एरिया, ये 3 लेयर में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। पहले तो ये 2 लेयर में डिवाइड होता है, यहां पर हाइपोब्लास्ट और एपीब्लास्ट बोला है, और इसे एमनियन हॉल्ट बोला है, यानी इसमें एमनियोटिक फ्लूइड बनेगा और एमनियोटिक कैविटी ये कहलाएगा, है ना। लेकिन इसमें फिर डिवाइड और होता है, डिवीजन, और ये 3 लेयर्स में डिवाइड हो जाता है, एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट। किसमें? एक होता है एंडोडर्म, अंदर की लेयर सबसे, ये वाली। एक होता है मीजोडर्म, बीच की लेयर, ये वाली। और एक होता है एक्टोडर्म, बाहर की लेयर, ये वाली। तो ये 3 लेयर में डिवाइड हो गया इनर सेल मास, समझे आप। फिर ये 3 लेयर्स ही पूरे शरीर के अलग अलग ऑर्गन्स को बनाएंगे। कौन कौन से? आइए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। ये जो डायग्राम है आप देख सकते हैं कि जो ये इंटरनल स्ट्रक्चर है इनर सेल मास, थोड़ा और डेवलप हो चुका है और भ्रूण का आकार लेना शुरू कर रहा है, ले रहा है ना। तो मैंने बताया था इसमें कितनी लेयर हो गई थी? 3 लेयर। इनर सबसे अंदर वाली एंडोडर्म, बीच वाली मीजोडर्म, सबसे बाहर वाली एक्टोडर्म। तो यानी 3 लेयर से बॉडी के अलग अलग पार्ट्स डिवाइड होते हैं और डेवलप होते हैं, ठीक है। सेल डिवाइड होते होते डेवलप होते हैं। सबसे बाहर एक्टोडर्म, सबसे आउटर लेयर जो ये ब्लू कलर की दिखाई दे रही है, ठीक है, ये पूरा हिस्सा, ये वाला इतना, ये मोटा मोटा होता जा रहा है। इससे क्या बनेगा? एड्रिनल मेडुला, एड्रिनल ग्लैंड की बाहरी लेयर। देखिए एड्रिनल ग्लैंड जो होती है हमारी किडनी के ऊपर होती है, ठीक है, 11th में हमने पढ़ा है ना, जिससे फाइट और फ्लाइट हार्मोन निकलते हैं। इसके 2 पार्ट होते हैं, एड्रिनल मेडुला और एड्रिनल कॉर्टेक्स, जिससे हार्मोन्स निकलते हैं अलग अलग टाइप के, है ना। तो ये एड्रिनल मेडुला बनाता है। साथ साथ में सेंट्रल और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाएगा, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और जितने भी न्यूरॉन्स हैं हमारे, रिफ्लेक्स आर्क जो बनाते हैं ना, जो आपने 11th में पढ़ा अच्छे से, तो वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। साथ में स्किन हमारी पूरे शरीर की, और अपेंडेजेस यानी हाथ पैर, जिन्हें लिम्स भी बोलते हैं। तो ये सब, या पंख जो होते हैं दूसरे पक्षी वगैरह के, हम ह्यूमन की बात कर रहे हैं लेकिन। तो इस एक्टोडर्म से ये चीजें बनेंगी। मीजोडर्म जो बीच की लेयर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो रेड कलर से दिखाई दे रहा है पूरा इस हिस्सा, किडनी, यूरेटर्स, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, बोन, कार्टिलेज, मसल्स, वेस्कुलेचर यानी वेस्कुलर जो ट्यूब्स होती हैं, वेस्कुलर ट्यूब्स मतलब जैसे आर्टरीज, वेन्स वगैरह, जो चीजों को लाती ले जाती हैं, और लिम्फेटिक्स यानी लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फ और जो नोड्स होते हैं, लिम्फ नोड्स, जिसमें क्या भरा रहता है? व्हाइट ब्लड सेल्स और फैट वगैरह, है ना, जो हमारा डिफेंस मैकेनिज्म बनाता है। इसके साथ साथ स्प्लीन, स्प्लीन को हम रेड ब्लड सेल्स का कब्रगाह भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि रेड ब्लड सेल्स यहीं पे मरती हैं, समाप्त होती है स्प्लीन, ठीक है।
तिल्ली बोलते थे, तिल्ली। और एड्रेनल कॉर्टेक्स, एड्रेनल मेडुला तो यहां से बना, लेकिन एड्रेनल कॉर्टेक्स यहां से बना, मीजोडर्म से। समझ में आया? मीजोडर्म के बाद एंडोडर्म, सबसे अंदर की जो लेयर है, येलो कलर की जो दिखाई दे रही है पूरी, है ना। इसमें जीआई ट्रैक्ट, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, माउथ से लेकर एनस तक पूरा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसी से बनता है, एंडोडर्म से। जितने इंटरनल ऑर्गन्स है ना, ये एंडोडर्म से बन रहे हैं। लीवर, एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम में कई सारी ग्लैंड्स है हमारे बॉडी में, है ना। हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, एंड ये वाली थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, है ना, और एड्रेनल ग्लैंड, पेनक्रियास और टेस्टिस, ओवरी, ये सब क्या है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स है ना, ये सब इससे ही बनेंगे, एंडोडर्म से। इसके अलावा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ट्रैकिया, ट्रैक्यूल, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल, एल्वियोलाई, ये जो फेफड़े हमारे बने हुए हैं ये सब रेस्पिरेटरी। फिर ब्लैडर, है ना, जो यूरिनरी ब्लैडर वगैरह है, और यूरिथ्रा, ये सब किससे बनते हैं? एंडोडर्म से बनते हैं। तो हमारे जो ये 3 लेयर्स हैं, 3 जर्मिनल लेयर्स बोलते हैं या जर्म लेयर्स, इन 3 जर्म लेयर से ही बॉडी के अलग अलग पार्ट्स डेवलप होते हैं। अब इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि प्रेगनेंसी के जो 9 मंथ्स होते हैं, अलग अलग टाइम पीरियड होता है। एलिफेंट का अलग है ना, रैबिट का अलग है 2-3 महीना, और अलग अलग जो जीव हैं इस संसार में उनका जो प्रेगनेंसी पीरियड है, जिसे हम गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गेस्टेशन पीरियड, गर्भावस्था काल या गर्भकाल, वो सबका अलग अलग है। ठीक है, बुक में आप देख लीजिएगा किसका कितना है, वो याद कर लीजिए, वो इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछा जाता है। तो मनुष्य का गर्भकाल कितना है? गेस्टेशन पीरियड है 9 मंथ्स। अब 9 मंथ्स में क्या क्या चेंजेस आते हैं किस महीने में, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। वैसे तो हर महीने कुछ ना कुछ चेंज आते हैं, लेकिन जो मोस्ट इंपोर्टेंट चेंजेस हैं, जो पेपर में अधिकतर पूछे जाते हैं, वो मैंने इसमें दिए हुए हैं। जैसे पहला, आफ्टर 1 मंथ, 1 महीने बाद क्या होता है प्रेगनेंसी के? द हार्ट इज फॉर्म्ड, हृदय बनना शुरू हो जाता है, बन जाता है, मतलब हार्ट धड़कना शुरू हो जाता है थोड़ा थोड़ा। ठीक है। दूसरा, एंड ऑफ 2nd मंथ, लिम्स एंड डिजिट्स आर डेवलप्ड। लिम्स मीन्स हाथ और पैर पूरे डेवलप नहीं होंगे, खाली उसके स्ट्रक्चर्स निकले रहेंगे बस, और डिजिट्स, उंगलियां भी उसमें थोड़ी थोड़ी डेवलप हो जाएंगी। उसके बाद एंड ऑफ 12 वीक, 12 हफ्ते बाद, यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या होगा? द मेजर ऑर्गन्स सच एज लिम्स यानी हाथ पैर, एक्सटर्नल जेनिटल्स यानी पेनिस या वेजाइनल या आउटर जो वेजाइना के आसपास का जो रीजन होता है वो वेल डेवलप हो जाते हैं। यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मेल है या फीमेल इसका पता चल सकता है। इसलिए अधिकतर 3रे महीने के आसपास जो लिंग जो जांच करते हैं वो इसी टाइम पीरियड में करते हैं, जो कि एक कानून की दृष्टि से अपराध है। समझ रहे? और इसके बाद अगर मेल और फीमेल का पता चल भी जाए तो तब भी अबॉर्शन नहीं हो पाता है। तो ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर से पहले की बात। फिर मां और बच्चे को खतरा होता है। समझ रहे? नेक्स्ट, ड्यूरिंग 5th मंथ, 5वें मंथ में क्या होता है? द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फीटस एंड अपीयरेंस ऑफ हेयर्स ऑन द हेड। पहला मूवमेंट शुरू होता है। मां को ऐसा लगता है कि वो लात मार रहा है मुझे, और वो लात मारता भी है। बाहर से अगर हाथ लगाते हैं तो ऐसा लगता है कि वो लात मार रहा है। ठीक है, मेरा भी जब बच्चा हुआ था तो वो फर्स्ट एहसास बड़ा स्पेशल था कि वो लात मार रहा है, ऐसा हाथ लगाया था, ऐसे मार रहा था। तो हम दोनों पति पत्नी बड़े खुश हुए, अरे लात मार रहा है, वाह। फिर बार बार चेक करते थे ठीक है कि नहीं करके बच्चा। तो ये जो एहसास है दैट इज अनएक्सप्लेनेबल, मतलब उसे एक्सप्लेन नहीं किया जाता, उसे महसूस किया जा सकता बस। तो ये 5वें मंथ में ही शुरू होता है। उसके बाद तो बंगा बंग शुरू कर देता है बहुत तेजी से। ठीक है, और अंत में तो उसके पैर भी दिखते हैं ऐसे बाहर की तरफ, पूरा पैर का ऐसे निकलते हुए दिखेगा पूरा स्ट्रक्चर ऐसे, है ना, पैरों से ही मारता ज्यादातर वो। अगला, और हेड में बाल भी शुरू हो जाते हैं उसके बनने। नेक्स्ट, एंड ऑफ 24 वीक, 24 हफ्ते में क्या होता है, जिसे हम 2nd ट्राइमेस्टर बोल रहे हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर 12 हफ्तों वाला है, 2nd ट्राइमेस्टर 24 हफ्तों वाला। इसमें बॉडी कवर हो जाती है फाइन हेयर से, पूरे शरीर में भी छोटे छोटे बाल आ जाते हैं हल्के हल्के। आईलिड्स सेपरेटेड, आईलिड सेपरेट हो जाती है,
आंखों से अलग हो जाती है आईलिड। पहले आंख बिल्कुल बंद रहती है, लेकिन फिर पलकें अलग हो जाती है आंखों से। फिर आई लैशेज आर फॉर्म्ड। आई लैश क्या होता है? लड़कियों को तो बहुत पता होता है इसके बारे में, बारीकी से अध्ययन करती हूँ। आई लैशेज, आई लिड्स, आईब्रोज। लड़के तो सब चलता है, वो महिषासुर जैसे बनाए रहते हैं, लेकिन लड़कियां बड़े ऑर्डर, बड़े क्या कहते हैं उसे, सलीके से आईलिड्स, आई लैशेज पे ध्यान देते हैं। तो आई लैशेज क्या होते हैं? पलकें जो नकली भी लगाई जाती है, ऐसे चूड़ के देखे जा सकते हैं। नेक्स्ट, एंड ऑफ 9 मंथ्स। 9 मंथ में क्या होता है? रेडी फॉर डिलीवरी। पार्टुरेशन मीन्स लेबर, लेबर पेन शुरू हो जाता है। पार्टुरेशन मीन्स होता है प्रसव, वैसे तो प्रसव पीड़ा शुरू हो जाती है, और फिर प्रसव होने के बाद लैक्टेशन शुरू हो जाता है। ठीक है, अब लैक्टेशन के लिए जो ब्रेस्ट हैं उनमें मिल्क भरना शुरू हो जाता है, मिल्क बनना शुरू हो जाता है प्रेगनेंसी होने के, मतलब ये 9 मंथ बाद, यानी पार्टुरेशन के बाद, बच्चा जब डिलीवर हो जाता है उसके बाद लगभग 2-3 दिन 4 दिन में ये लैक्टेशन शुरू हो जाता है। ठीक है, वैसे महिलाओं को हमारे यहाँ पहाड़ में अजवाइन का पानी वगैरह भी पिलाया जाता है, जिससे कि और अच्छे से मिल्क आए ना, और चीजें भी की जाती हैं लोकल, लेकिन इट इज नॉट यू कैन से मेडिकल थिंग्स। डॉक्टर नहीं कहते कुछ, वो अपनी मेडिसिन और दूसरी चीजें देते हैं, सलाह देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम लैक्टेशन कैसे होता है। पार्टुरेशन समझ में आ गया? पार्टुरेशन के लिए कई सारे हार्मोन्स होते हैं जो सीक्रेट होते हैं, समझ रहे? जैसे रिलैक्सिन, रिलैक्सिन सीक्रेट जो होता है वो पार्टुरेशन में मदद करता है बच्चे को पैदा होने में। तो जब लैक्टेशन शुरू होता है तो जो ब्रेस्ट है उसमें कई सारे चेंजेस आते हैं। ठीक है, क्या क्या चेंजेस आते हैं? उससे पहले हमने समझना पड़ेगा कि ब्रेस्ट का स्ट्रक्चर कैसे होता है। देखिए, ब्रेस्ट को अगर हम देखें इंटरनली, तो ब्रेस्ट में सबसे अंदर यहां पर होती है रिब्स, रिब केज जो हड्डियां हैं। ठीक है, उसमें बीच बीच में मसल्स होती हैं, उसके अंदर यहां मसल्स होती हैं, ये छाती में जो होती हैं, यहां पर लिखा हुआ है पेक्टोरलिस मेजर मसल। ठीक है, उसके अंदर या उसके बाहर बोलो, ये जो स्ट्रक्चर है यहां पर ये मेमोरी लोब्स पाए जाते हैं। मेमोरी लोब्स यहां पर अंदर अंदर अंदर, इसे पूरा ब्रेस्ट बोलो या मेमोरी ग्लैंड बोलो। ठीक है, इसलिए हम मैमल्स हैं क्योंकि हमारी मेमोरी ग्लैंड है, दुग्ध ग्रंथि है। समझ रहे हो? जितने भी मैमल्स होंगे उनके फीमेल्स में मिल्क सीक्रेटिंग ग्लैंड्स यानी मेमोरी ग्लैंड्स पाए जाएंगे, वो बच्चे को दूध पिलाएंगे। यहां पर फैट भरा रहता है, देखिए ऊपर भी, नीचे भी, अंदर भी फैट भरा रहता है। फैट की वजह से ही ब्रेस्ट एनलार्ज होते हैं। समझ रहे? ये साइज ब्रेस्ट का इन्हीं की वजह से होता है। और उनके अंदर मेमोरी लोब्स होते हैं यहां, जिनमें मिल्क बनता है। मिल्क कैसे बनता है? मदर के जो ब्लड है उसमें कैल्शियम होता है, उस कैल्शियम का सीक्रेशन इनमें होता है, और भी कई सारी चीजें, वाटर, कैल्शियम और दूसरे मिनरल्स। समझ रहे हो? तो वो जो दूध है, मिल्क है व्हाइट कलर का, वो इसमें भरता है। किसमें? इन मेमोरी लोब में पाए जाने वाले मेमोरी एल्वियोलस में। ठीक हो गया? फिर इन एल्वियोलस के साथ साथ इनसे मेमोरी डक्ट्स निकलती हैं, नलियां। इनमें जो दूध बना इस एरिया में, ये जो पूरा एरिया है, यहां पर जो दूध बना है, वो दूध इन डक्ट्स के माध्यम से बाहर की तरफ आएगा और वो इस निप्पल वाले रीजन में खुलता है। इस रीजन को कह रहे हैं हम एम्पुला। ठीक है, बाहर से इसे एरियोला कहेंगे, नीचे वाले हिस्से को। नीचे वाला हिस्सा जो बाहर है इधर, ये एरियोलर रीजन है। ठीक है, और ये सब मेमोरी डक्ट्स एक साथ मिलके यहां पर लेटिसिफेरस डक्ट बनाएंगी। ठीक हो गया? लेटिसिफेरस डक्ट भी है यहां पर एक, और ये सब मिलके इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम निप्पल। ठीक हो गया? इस निप्पल से ही मिल्क सीक्रेट होता है। निप्पल में सिर्फ एक ही जगह से दूध नहीं आएगा, यहां से भी आ सकता है, इस डक्ट से, इस डक्ट से भी आ सकता है, इससे भी आ सकता है, तो कहीं से भी आ सकता है, 3-4 जगह से। समझ रहे हो? और ये
प्रेगनेंसी के बाद ही मिल्क आना शुरू होता है। और जब मिल्क में जो कैल्शियम है वो ज्यादा बच्चे द्वारा ले लिया जाता है, तो मदर के ब्लड से तो कैल्शियम लिया ही जाता है, उनकी हड्डियों से भी कैल्शियम आ जाता है, इसलिए वीकनेस आ जाती है बहुत ज्यादा मदर को, हड्डियों का कैल्शियम भी खींच लिया जाता है बच्चे द्वारा। इसलिए कैल्शियम आयरन की गोलियां खिलाई जाती हैं फीडिंग मदर को। फीडिंग मदर को पोषण की बहुत अच्छी जरूरत होती है, समझ रहे। लेकिन कुछ महिलाएं इस डर से कि हम कमजोर हो जाएंगी आजकल दूध पिला ही नहीं रही हैं बच्चों को, ठीक है। उससे दो चीजें हो जाती है प्रॉब्लम। पहला, मिल्क फीडिंग से मातृत्व का एहसास तो होता ही है, साथ साथ बच्चे को फीड भी होता है, लेकिन उससे बड़ी बात है उसकी बॉडी के लिए भी अच्छा होता है। उसका जो यूटेरस फैला हुआ था बच्चा पैदा होने में, वजाइना जो फैली हुई थी, पूरा रीजन, सर्वाइकल रीजन जो फैला हुआ था, वो फिर कॉन्ट्रैक्ट होता है दूध पिलाने से, समझ रहे हो। दूध जैसे जैसे पिलाती है माँ, वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, फिर वो पुरानी स्थिति में तो नहीं आता, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट होकर नॉर्मल स्थिति में आने की कोशिश करता है, एक वो। दूसरा, जो दूध नहीं पिलाती है उनमें फैट का जमाव पूरे शरीर में बहुत ज्यादा होने लगता है, ओवरवेट हो जाती है महिलाएं, समझ रहे। उनके ब्रेस्ट बहुत बड़े हो जाते हैं, एक्सेसिव साइज। दूध पिलाने से वो नॉर्मल साइज में आते हैं, समझ रहे। कुछ महिलाओं का दूध ही नहीं आ पाता है हार्मोनल इंबैलेंस की वजह से, समझ रहे हो। कुछ महिलाएं एक्सेसिव दूध पिला देती है फीडिंग, जो उसको, और पोषण कम लेती है, आयरन कैल्शियम की गोलियां वगैरह नहीं लेती हैं, तो उनको भी प्रॉब्लम आ जाती है। तो कई सारी चीजें हैं। और पहला जो दूध निकलता है इससे, बच्चा पैदा होने के बाद जो पहला 1-2 दिन में जो दूध निकलता है, उसे बोलते हैं हम कोलोस्ट्रम। कोलोस्ट्रम, पहला पीला गाढ़ा दूध जो होता है मां का, कोलोस्ट्रम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी बच्चे के लिए। ये इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है, बच्चे की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, इसे पिलाना चाहिए। पहले इसे फेंक दिया जाता था, निकाल के फेंक दिया जाता था, ठीक है। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा। अब तो बच्चों के लिए जरूरी हो गया है कोलोस्ट्रम, डॉक्टर सलाह देते हैं कि इसे पिलाया जाए। और साथ साथ आजकल तो कई मशीन्स, पंप्स भी आ चुके हैं। अगर बच्चा ऐसे स्तनों से दूध नहीं पी पा रहा है, तो वो पंप टाइप के आते हैं, जिससे वो माँ दूध निकाल लेती है छोटे से बोतल में, तो उसे बच्चे को फिर निप्पल के माध्यम से पिलाया जा सकता है, देर में भी पिलाया जा सकता है, समझ रहे हो। तो कई सारी चीजें हैं जो ब्रेस्ट से संबंधित है। कोई क्वेश्चन है आपका? तो ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। इसको रिवाइज कीजिएगा, नोट्स बनाइएगा, ठीक है। और कोई क्वेश्चन हो तो जरूर पूछिएगा।